स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा। आमतौर पे मैंने अपने इस चैनल में काफ़ी ज़्यादा ऐसे किस्सों के बारे में बात की है जहाँ पर घर में किसी न किसी प्रेत का साया होता है। कोई उसको रेंट पे लेता है या उसको परचेज करता है, लेकिन कई बार पता ना होने की वजह से वो शिकार हो जाते हैं वहाँ पर बसने वाले प्रेत का। आमतौर पर जैसे मैंने अभी कहा कि बसने वाले प्रेत का, ना कि प्रेतों का। आज का किस्सा कुछ अलग ही तरह का किस्सा है, क्योंकि आज जिस घर की बात होने जा रही है वहाँ पर 1, 2, 10, 15, 20 नहीं 100 प्रेत बसते थे। और उनके वहाँ पर बसने का एक काफ़ी ज़्यादा खौफनाक कारण था। क्या कारण था, जल्दी से शुरू करते हैं आज के किस्से को। और किस्सा है रमनीक का। रमनीक हरियाणा के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। पढ़ाई में वो काफ़ी निपुण था। अब वो जब बड़ा हो रहा था तो वैसे ही उसके जो ग्रेड थे वो भी वैसे बढ़ते जा रहे थे। हर साल अपने क्लास में टॉप करता था। जैसा कि आप जानते हैं कि गांव में जो शिक्षा की एक तरह की लिमिट होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा करके भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक कर सकते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए गाँव वालों को बड़े शहर में जाना ही पड़ता है। अब रमनीक एक बड़ी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देता है और लकीली उसका नंबर लग जाता है। पढ़ाई में तो वो निपुण था ही। रमनीक के 2-3 छोटी छोटी प्रॉब्लम थी, या कह सकते हैं कि प्रॉब्लम नहीं थी, बस उसका स्वभाव ऐसा था कि पहला तो ये है कि वो थोड़ा सा शाय इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का था। इसलिए जब रमनीक यूनिवर्सिटी के लिए जाता है तो उसकी प्रायोरिटी हॉस्टल तो होती नहीं है। हॉस्टल ना लेने का दूसरा कारण था कि एक तो वो शाय और इंट्रोवर्ट तो था ही, दूसरी उसके अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ की हीन भावना थी कि वो एक बड़े ही छोटे से गांव से बिलोंग करता है। और जब हॉस्टल में छात्रों को, स्टूडेंट्स को बाकी उसके पता लगेगा तो शायद वो कहीं उसको इन्फीरियर ना समझे। हालांकि ये उसकी खुद की सोच थी, लेकिन ये सोच कहीं ना कहीं सही भी थी। ये आगे चल के पता लगेगा। अब रमनीक का जो घर था गाँव का, वो काफ़ी बड़ा घर था। बिल्कुल एक संपन्न परिवार से संबंध रखता था रमनीक। पिता की 200 एकड़ ज़मीन थी, तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी तरीके की पैसों की कोई कमी थी नहीं। रमनीक की जैसे ही यूनिवर्सिटी जाने की तारीख पास आती जा रही थी, पहले तो रमनीक को ये बच्चों का खेल लगता था कि शहर में कोई उसको एक इंडिपेंडेंट रूम या इंडिपेंडेंट मकान मिल जाएगा। लेकिन जैसी जैसे तारीख पास आती जा रही थी, रमनीक को इस बात का आभास होता जा रहा था कि ये कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है। उसने कई डीलर से बात की, लेकिन जब भी वो कोई मकान को देखता तो उसको कोई मकान पसंद ही ना आता। हालांकि वैसे तो उसने उस पर रेंट पे रहना था, लेकिन फिर भी वो काफ़ी शौकीन तरह का इंसान भी था। वो चाहता था कि उसको किसी तरीके की कोई खेचल ना करनी पड़े और जो उसको मकान या रूम मिले वो बिल्कुल फर्निश्ड मिले। अब इतनी ज़्यादा डिमांड होने की वजह से जो वहाँ पर मिलने का जो चांसेस थे वो भी कम थे। लेकिन रमनीक की किस्मत अच्छी थी बुरी थी ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन उसको एक मकान मिला, बिल्कुल फर्निश्ड मकान, जैसा वो चाहता था हूबहू। अब जब वो मकान डीलर, प्रॉपर्टी डीलर उस मकान के बारे में बात करता है और साथ के साथ ही प्रॉपर्टी डीलर ये भी कहता है कि भाई बात ऐसी है, एक मकान तो है मेरी नज़र में, लेकिन भाई उस मकान में ना ज़्यादा देर कोई रहता नहीं है, मकान बिल्कुल फर्निश्ड है। तो वो कारण पूछता है ना रहने का। कहते भाई देखो, अब कारण कुरण का तो हमें कोई ज़्यादा इतना पता नहीं होता। हमारा काम है कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी लिस्ट हुई है तो हमने उस प्रॉपर्टी के बारे में आपको बता देना है, लेकिन अब मेरा फ़र्ज़ ये है कि मैं आपको उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताऊँ। और जहाँ तक मुझे उसकी हिस्ट्री पता है वो ये है कि इस मकान में कोई ज़्यादा देर टिकता नहीं है। अब कारण क्या है इसके बारे में मुझे पता नहीं, तो भाई अब ये आपकी जिम्मेवारी है। रमनीक कहता है कि भाई ऐसा करते हैं, पहले मकान देख लेते हैं, अगर पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर रहने देंगे। रमनीक आधे मन से उस मकान को देखने जाता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं फीडबैक ठीक मिलता नहीं। लेकिन जैसे ही वो मकान को देखता है और मकान के अंदर देखता है तो उसका जो मन है वो तो बिल्कुल ही बदल जाता है। उसके मन में ये बात आ जाती है कि रेंट चाहे जो भी हो वो इसी मकान में रहेगा। जैसे वो मकान कहीं ना कहीं रमनीक को सम्मोहित कर रहा था। उसे लग रहा था कि बस यहाँ पर तो मैंने ही रहना है, जितनी देर मैं यहाँ पर पढ़ूंगा मैं इसी मकान में रहूँगा। और हो सके तो पिताजी के पास तो काफ़ी पैसा था, दिल किया तो खरीद भी लेंगे, लेकिन अभी तो उसका ये प्रोग्राम था कि वो रेंट करेगा इस मकान को। मकान बिल्कुल फर्निश्ड था, 2 कमरों का मकान था। बाकी जो भी उसका बेड हो गया, किचन हो गया, एवरीथिंग, हर एक चीज़ जो थी वो बिल्कुल फर्निश्ड।
अब बस रमनीक को सिर्फ अपने कपड़े ही लेकर आने थे, इसके अलावा कुछ और चीज़ लेकर आने की ज़रूरत नहीं। रमनीक के माता पिता को भी मकान काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन वो इस बात से लेकर थोड़े से चिंतित तो थे कि आखिर इस मकान में कोई टिकता क्यों नहीं। अब वो किसी आसपास किसी से बात कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो जो कॉलोनी थी, या तो वो नई कॉलोनी थी या फिर ऐसा था कि वो मकान काफ़ी पुराना था। और अगर बिल्कुल ध्यान से उसके बारे में नोटिस किया जाए तो ऐसा लगता था कि वो मकान किसी ज़माने से शहर से बाहर होगा। था आज भी वो शहर की बाउंड्री की तरफ ही, लेकिन किसी ज़माने में वो जो मकान होगा वो शहर के काफ़ी बाहर होगा, और धीरे 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 आबादी जो है वो बसते बसते यहाँ तक आ गई, और आज इस मकान के आसपास 2-3-4 घर हैं। अब किसी से बात तो वो कर नहीं सकते थे, प्रॉपर्टी डीलर ने तो पहले ही उनको कह दिया था। बेटे की भी माननी पड़नी थी, और मकान को उन्होंने रेंट पर ले लिया। मकान मालिक से वो बातों बातों में पूछने की कोशिश करते हैं कि मतलब हमने सुना है मकान यहाँ पर ज़्यादा कोई रहता नहीं है। तो फिर मकान मालिक थोड़ा सा बहाना लगाता है कि देखो बहन जी, आपको पता ही है कितना फर्निश्ड मकान है, बस लोग इस चीज़ को देख के आ जाते हैं। अब आपको पता मकान थोड़ी सी दूर है शहर से, फिर 1-2 महीने रहते हैं तो उनको आभास होता है कि यार थोड़ा सा शहर से दूर है, तो क्यों ना हम वहाँ पर जाकर रह लें। इसलिए तो मैंने प्रॉपर्टी डीलर को पहले ही कह के रखा कि भाई जिसको भी देना उसको पहले बता दो, बाद में फिर हमें ये बात ना कहे। तो अगर आपके बच्चे को ये चीज़ मंजूर है कि वो ट्रैवल कर सकता है, अब जैसा कि मैंने कहा कि अमीर माँ बाप का बेटा बाइक वगैरह तो लेकर दे ही देंगे, तो उसको किसी तरीके की कोई ऐसी दिक्कत आने नहीं वाली थी। रमनीक को तो मकान पसंद आ गया था, अब किसी और शको शुबा की कोई वजह थी ही नहीं। लेकिन इस मकान में रमनीक की उम्मीदों के विपरीत, जो रमनीक चाहता था कि वो अकेला रहेगा, वहाँ पर 100 लोग और थे, या कह सकते हैं कि किसी ज़माने में वो लोग थे, आज के ज़माने में नहीं। आज के समय में वो प्रेत थे, और इस बात का रमनीक को तो दूर दूर तक आभास नहीं था। अब रमनीक जब पहले दिन यहाँ पे आता है तो उसको काफ़ी अच्छा फील होता है। नई जगह पे कई बार कुछ वैसे ही पर्सन रिफ़्रेश होता है, लेकिन उसका जो यूनिवर्सिटी का पहला दिन था वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं किया। पहले दिन ही उसने दोस्त नहीं दुश्मन बना लिए। अब जब रमनीक ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और उस अपने गांव का नाम लिया, तो बच्चे पहले जैसे एक टीचर ने वैसे ही पूछा कि इस गांव के बारे में कभी सुना नहीं, तो फिर उसने बताया कि वो हरियाणा के किस जगह पे किस पॉइंट पे, मतलब काफ़ी पिछड़ा हुआ गांव था। तो कुछ बच्चे उसका मजाक बनाने लग पड़े। क्लास ख़त्म होने की देर थी और रमनीक का मजाक बनाने लग पड़े, जैसे कि रमनीक की एक किस्म की रैगिंग हो रही हो। रमनीक को ये अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो करता भी क्या, उसके पास बातें सुनने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब रमनीक बड़ा अपसेट होके उस मकान में शाम को आता है, और शाम को आके वो इतना थका हुआ था कि उसने जो अपना टिफ़िन था, वो जो टिफ़िन सर्विस होती है वो कराया हुआ था, टिफ़िन अपने साथ लेकर आया था, खाना खाया और सो गया। अब अगले दिन जब ये उठा तो अपने कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को जाने के लिए तैयार हुआ, तो इसको मकान से थोड़ी सी गंध आनी शुरू हुई। ऐसी गंध जैसे कभी इसने उस वक्त सूंघी है जब किसी वो कसाई घर के आसपास से गुजरता है। उसको लगा कि यहाँ पर आसपास हो ना हो मांस पक रहा है, यहाँ मांस की स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है। अब जो घर है उसके आसपास कोई घर था नहीं, थोड़ी दूरी पर था, तो ऐसा तो पॉसिबल था ही नहीं कि आसपास किसी पड़ोसी के घर से कोई ऐसी स्मेल आ रही हो। लेकिन इसको रमनीक आई गई कर देता है बात को, और वो अपने कॉलेज की तरफ चले जाता है। आज वो अपनी कॉलेज यानी यूनिवर्सिटी के जगह से जल्दी फ्री हो जाता है, किसी से बात करता नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में एक थी कि मकान तो फर्निश था, लेकिन वो कुछ उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहता था। अब वो जब रमनीक वापस आता है और वो मकान के सामान की डायरेक्शन चेंज करता है, तो उसकी वजह से उसको काफ़ी थकावट हो जाती है और वो सो जाता है। लेकिन रात को, आज रात से, यूँ कहें कि आज रात से उसकी किस्मत बदलने वाली थी। आज रात से उसको कुछ ऐसा आभास होना शुरू हुआ कि हो ना हो वो इस घर में अकेला है नहीं। जब वो सो रहा था तो अचानक से उसकी छाती पर काफ़ी ज़्यादा भार पड़ा। सपना उसको आ रहा था कि जैसे उसने इस मकान की सेटिंग को चेंज कर काफ़ी बड़ी गलती की है। कुछ लोग हैं जो उसके मकान के बाहर खड़े हैं, कुछ लोग मतलब कम से कम 20-25 लोग,
और वो उसको धिक्कार रहे हैं कि तुम्हें किसने इजाज़त दी इस मकान की सेटिंग की चेंज करने की, काफ़ी बरसों से ये ऐसे का ऐसा ही है, तुम कौन होते हो इस मकान की जो सेटिंग है उसको चेंज करने वाले। जब रमनीक उठता है तो जैसा मैंने उसको कहा कि उसकी छाती पर काफ़ी ज़्यादा उसको भार महसूस हो रहा था। रमनीक को लगता है कि आज तो यार सेटिंग वगैरह करके मैंने काफ़ी ज़्यादा मुझे थकावट हो गई है, तो शायद इसी वजह से होगा। सुबह उठता है, वो अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है, लेकिन शाम को जब वो वापस आता है तो उसको अपने घर में एक चेंज दिखाई देता है, या यूँ कहें कि चेंज अंडू हो चुका था। मतलब कि जो सेटिंग उसने पहले की थी वो सेटिंग दोबारा से हो चुकी थी, बिल्कुल ऐसे ही। रमनीक को ये बात समझ में नहीं आती। रमनीक के अलावा इस मकान की चाबी मकान मालिक के पास थी, मास्टर चाबी, मास्टर की, लेकिन वो इस चीज़ के बारे में सोच के काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि भाई मकान मालिक को क्या पड़ी है मेरी मकान की सेटिंग चेंज करने की, और ऐसा तो कुछ ऐसा एग्रीमेंट में था भी नहीं कि भाई मैं सेटिंग चेंज नहीं कर सकता। अब वो मकान मालिक को कॉल लगाता, लेकिन मकान मालिक को कॉल लगती नहीं, और उसका घर भी काफ़ी दूर था, तो वहाँ पर वो जाने से रहा। तो वो सोचता है कि भाई पता नहीं अब यार मकान मालिक मेरे घर के मेरे बाद आ रहा है, तो यार ये कोई अच्छी बात तो है नहीं, ये तो बदतमीजी है। अब मकान मैं रेंट कर रहा हूँ, इसके अंदर का जो इंटीरियर है मकान का, जैसे मैं मर्जी में उसकी सेटिंग चेंज करूँ। वो तो बस यही समझता है कि सब कुछ जो कुछ किया है मकान मालिक ने किया, या फिर वो सोच तो ठीक रहा था, लेकिन वो जिस मकान मालिक के बारे में सोच रहा था वो असल मकान मालिक था नहीं इस घर का। अब रमनीक सोचता है कि भाई देखते हैं, कल मैं मकान मालिक को दोबारा से फ़ोन करूँगा और पूछूंगा कि भाई क्या दिक्कत है। रमनीक सो जाता है रात को, और अगले दिन सुबह थोड़ी सी लेट उठता है। जब थोड़ी लेट उठता है तो वो जल्दी जल्दी से यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार होता है, और वैसे ही चद्दर बेड पर, कपड़े वैसे ही जो अपने रात वाले होते हैं, नाइट वाले, वैसे ही वो आसपास फेंक देता है, और इनर गारमेंट्स भी धोता नहीं है, उसको वॉश नहीं करता, और वैसे ही वॉशरूम में फेंक कर चले जाता है। आज रमनीक सोच रहा था कि घर पर आकर मकान मालिक को कॉल करेगा और उससे पूछेगा कि भाई ऐसा आपने क्यों किया, लेकिन आज तो उसको अलग ही सरप्राइज़ मिलने वाला था। जब वो घर पर आता है तो वो पाता है कि एक एक कपड़ा उसका बिल्कुल अच्छे तरीके से तय करके रखा हुआ है, और उसके अंडरगारमेंट्स तक वॉश किए हुए हैं। वो तो देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके दिमाग में ऐसा कुछ आता नहीं है वैसे कि कुछ पैरानॉर्मल है, वो तो सोचता है कि भाई पहले तो मकान मालिक ने इसकी सेटिंग वगैरह चेंज कर दी, अब मेरे जाने के बाद जो मेरे कपड़े उसको भी अच्छी तरीके से सेट कर दिया। रमनीक को ये बात समझ लग नहीं रही थी कि भाई इस चीज़ पर वो खुश होए या फिर गुस्सा होए। अल्टीमेटली तो उसका काम पीछे हो गया था, लेकिन थी तो ये प्राइवेसी में एक तरह की इंटरफेरेंस जो रमनीक बिल्कुल नहीं चाहता था। अब वो मकान मालिक को फ़ोन करता है और आज उसका फ़ोन लग जाता है, और आगे से जब वो मकान मालिक का रिस्पॉन्स सुनता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मकान मालिक कहता है कि भाई मैं तो पिछले 2 दिन से यहाँ पर हूँ ही नहीं, और चाबी मेरे पास ही है। तो रमनीक किसी तरीके का कोई बहाना बनाता है, वो हो सकता है कि सेटिंग शूटिंग मैंने ध्यान नहीं दिया, चलो ठीक है मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। रमनीक फ़ोन रखता है और वो सोचता है कि भाई ये कुछ ठीक नहीं है, इस घर में मेरे और उस मकान मालिक के अलावा कोई आ रहा है। अब उसको ये नहीं पता लग रहा है कि कोई उसकी केयर कर रहा है, उसको क्या कर रहा है। अगले दिन जब रमनीक उठता है तो उसको एक अजीब से तरीके की दर्द हो रही होती है, उसके टांगों की ओर, उसके पीठ की ओर। जब वो अपनी टांग की तरफ देखता है तो वहाँ पर खरोंचों के निशान होते हैं। रमनीक इस चीज़ को थोड़ा सा ईजी लेता है कि भाई हो सकता है सोते समय मच्छर वगैरह को हो, तो अपने कई बार इंसान खुद खारिश करता है तो नाखून थोड़े से बड़े होने की वजह से खरोंचे हो जाती हैं। लेकिन जब वो नहाने जाता है और वो अपने पीठ की तरफ देखता है शीशे से, तो उस पर बहुत बड़े बड़े खरोंचों के सीधे निशान थे। ये तो किसी इंसान के द्वारा खुद करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, उसका हाथ उस एंगल से लग ही नहीं सकता। रमनीक ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और उससे भी ज़्यादा डरता है, क्योंकि उसकी ना यूनिवर्सिटी में किसी तरीके से कोई लड़ाई हुई थी, और उसको पूरा पक्का पता था कि आज तक उसकी पीठ पर कभी ऐसा कोई निशान पड़ा ही नहीं। कई बार होता है ना कि जो जख्म होते हैं वो दोबारा से हरे हो जाते हैं। रमनीक जल्दी से नहाकर यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है, और आज वो सारा दिन परेशान रहता है 2 वजहों से। एक तो अपने घर की इस वजह से कि भाई पता नहीं ये घर में क्या प्रॉब्लम है, और दूसरा जो उसको लड़के तंग कर रहे थे। खास तौर पर एक लड़का था जो उसको ज़्यादा ही परेशान कर रहा था। आज तो रमनीक का रोना निकल जाता है और वो यूनिवर्सिटी से जल्दी वापस आके घर में खूब रोता है। रोते रोते वो सो जाता है। रात के समय में उसको सोते सोते बिल्कुल हल्की हल्की होश में कुछ ऐसा महसूस होता है कि उसको कोई अपनी गोदी में लेटाकर उसके सर को सहला रहा है, जैसे उसकी माँ उसको सहला रही होती है। लेकिन उसकी जो आज बॉडी थी
ये इजाज़त नहीं दे रही थी कि वो उठ जाए या चौंक भी जाए। बस वो वैसे ही सोता रहता है, या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसको अच्छा लग रहा था। अब अगले दिन जब वो यूनिवर्सिटी जाता है, उसका मन तो नहीं था जाने का, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी जाता है तो उसको एक ऐसी न्यूज़ मिलती है जिसको सुनकर वो भुचक्का तो रह जाता है लेकिन खुश हो जाता है। वो न्यूज़ ये होती है कि जिस लड़के के साथ उसकी बहुत ज़्यादा बहसबाजी हुई थी या फिर लगभग हाथापाई हो चुकी थी, उसका एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ है। उसकी जान तो बच गई है लेकिन उसकी दोनों टांगें टूट गई हैं। रमनीक सोचता है कि भाई खुश तो वो है, लेकिन पता नहीं अब उसका कर्मा है जो है, लेकिन वो इस चीज़ को कोरिलेट नहीं कर पाता कि भैया अभी कल मेरे साथ लड़ाई हुई थी और आज जिसके साथ ये कुछ हो गया। फिर भी रमनीक आज खुश था और वो खुशी खुशी घर वापस आता है। रात के समय में अचानक फिर जब उसकी जाग खुलती है तो उसको लगता है कि उसकी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा वेट है और उसके सामने एक परछाई थी जो उसकी टांगों को पकड़कर खड़ी हुई थी। रमनीक को आज अपने घर में प्रेत बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा था। वो तो डर के मारे कांपे जा रहा था। जैसे तैसे करके वो अपने आप को छुड़ाता है और घर से बाहर निकलता है और ऑन दी स्पॉट पहले मकान मालिक को फ़ोन करता है, लेकिन मकान मालिक उसका फ़ोन पिक करता नहीं है। फिर वो अपने घर फ़ोन करता है और जब अपने घर फ़ोन करता है तो वो सारी अपनी बात बताता है, सिर्फ आज का किस्सा नहीं, जब से वो इस मकान में आया है। तो उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा यहाँ पर किसी होटल में रह ले, कहीं रह ले, अब घर के अंदर मत जाना। हो ना हो हमें पहले ही शक था कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो होगी, यानी कि ऐसे पैरानॉर्मल नहीं, कोई ना कोई तो कोई चीज़ होगी जिसकी वजह से कोई टिक नहीं रहा। हमें तो मकान मालिक की बातों पर विश्वास ही नहीं था, हमने तो तेरी सिर्फ जिद की वजह से इस मकान को किराए पर लिया था। खैर रमनीक तो उस घर से भागता है। अब अगला दिन होता है इस राज के पर्दाफाश का, जो राज शायद मालिक को ही पता था। मालिक से लाख बहस की जाती है लेकिन किसी भी तरीके से कुछ पता लगता नहीं। मालिक तो बताने के लिए तैयार था ही नहीं और अब लड़ाई झगड़ा करने के बाद इस मकान को, जो उसके कपड़े वगैरह थे, उसको निकाला जाता है और बाद में मकान को शिफ्ट किया जाता है। लेकिन रमनीक इस बात को छोड़ने वाला था नहीं। वो चाहता था कि इस मकान का राज पता लगे कि इस मकान का राज क्या है। उसको इतना तो पता लग गया था कि रमनीक के अलावा भी इस मकान में कोई है, लेकिन कितने हैं ये नहीं पता था। अब ये पता करने के लिए रमनीक ने क्या किया वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन ये पता करने के लिए आपको क्या करना होगा कि अगर यहाँ तक आपको स्टोरी पसंद आई है तो उसको जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ पर रोज़ वीडियो अपलोड होती है हॉरर, और साथ के साथ ही वीकली पॉडकास्ट भी। आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब पता करते हैं कि रमनीक ने क्या पता किया। रमनीक के पिता की थोड़ी बहुत प्रशासन में पहुंच थी, काफ़ी धनी व्यक्ति थे, तो वो पहुंच को, थ्रेड को मिलाते इस मकान की हिस्ट्री तक जाया गया। जब इस मकान के सारे जो पंजाबी में जमाबंदी वगैरह या उसके जो इंतकाल वगैरह होता है ना, सारा हिस्ट्री पता लगती है। तो यहाँ पर ये पता लगा कि एक समय में ये अंग्रेज़ों के समय का ही पहले मकान था। उसके बाद इसको दोबारा से भी बनाया गया, लेकिन काफ़ी पुराना, ये ज़मीन काफ़ी पुरानी थी जहाँ पर मकान बना था। और अंग्रेज़ों ने काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानियों को कैद में किया और जेल में रखा। और जो वहाँ के कैदी थे बेसिकली वो भी कुछ गांव वाले थे जिन्होंने थोड़ा बहुत विद्रोह किया था और उनको काफ़ी देर से कैद में रखा था। उन्होंने इस छोटे से मकान में 100 लोगों को कैद में रखा। अब इतने छोटे से मकान में 100 लोग, आप खुद ब खुद सोच ही सकते हैं। अब उन 100 लोगों में से कोई गुस्से वाला भी था, कोई बिल्कुल शांत रहने वाला भी था, कोई किसी की माँ भी थी, कोई किसी की बेटी भी थी, कोई शैतान भी था, कोई सीरियस पर्सन भी था, कोई बदला लेने की फिराक में रहने वाला भी था और कोई केयर करने वाला भी था। अब अंग्रेज तो इनको बस उस घर में रख के जैसे भूल ही गए। वहाँ पर कड़ा पहरा रहता था और ना ही खाने के लिए कुछ इतना ज़्यादा दिया जाता था। धीरे धीरे करके कुछ ही महीनों में वो 100 के 100 लोग मर गए और उनकी आत्माएं, उनके प्रेत आज भी यहाँ पे भटकते हैं। अब आप इस बात को कोरिलेट कर रहे होंगे कि कोई प्रेत था जो उसके कपड़े उसको अच्छे तरीके से तय करके रख रहा था, कोई प्रेत था जो उसको तंग कर रहा था, कोई प्रेत था जो उसके अपमान का यूनिवर्सिटी में बदला ले रहा था, कोई प्रेत था जो उसको अपने बच्चे की तरह सहला रहा था। अब एक मकान में इतने प्रेत और अलग अलग स्वभाव के प्रेत, क्या यहाँ पर रहना ठीक था?
चाहे कुछ प्रेत उसकी केयर करते थे, लेकिन बाकियों का क्या, जो उस पर अपने निशान ला रहे थे? वो परछाई का क्या, जो उसको पकड़ कर बैठी थी? जब रमनीक ने इसके बारे में सुना, वो तो बस स्टन का स्टन ही रह गया। एक इंट्रोवर्ट बंदा जो चाहता था वो एक मकान इंडिपेंडेंट किराए पर लेकर अकेला रहे, उसको क्या पता था कि उसके साथ 1-2 नहीं बल्कि 100 भूत, 100 प्रेत रह रहे हैं। आई होप आपको ये किस्सा पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है किस्सा तो जल्दी से बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। मांझी राम बेसिकली बिहार के रहने वाले हैं और वो पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं। ऑल इंडिया परमिट होने की वजह से उनको अलग अलग राज्यों में जाना पड़ता है, लेकिन कई बार अमूमन लैंग्वेज का बैरियर तो रहता ही है। जैसे कोई माल कोई गोदाम में पहुंचाना और वहाँ पर इनको साइन बोर्ड्स की दिक्कत ज़्यादातर आती है। लेकिन ऐसे ही एक किसी खौफनाक दिन, या कह सकते हैं कि खौफनाक रात को, ये किसी ऐसे गोदाम में चले गए जो कम से कम किसी सामान के रखने के लिए तो नहीं था। अब ये किस्सा क्या है, जल्दी से शुरू करते हैं इसको। जैसा कि मैंने कहा कि मांझी राम का ऑल इंडिया परमिट था। अब इनकी एक दिन बारी आती है कर्नाटक की तरफ ये जाते हैं, और कर्नाटक में कन्नड़ लैंग्वेज यूज़ होती है। जिस गोदाम का एड्रेस लिखा था वहाँ पर तो ये रात के समय में पहुँच जाते हैं, कुछ 12-1 बजे का समय होता है। लेकिन जो पर्ची पर एड्रेस लिखा था और जो उस गोदामों के नंबर थे वो उनको समझ में नहीं आ रहे थे। रात का समय होने की वजह से जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड थे वो भी इधर उधर हुए थे। कहने को तो सिक्योरिटी गार्ड ही होते हैं, लेकिन कई बार वो झपकी ले लेते हैं। इनको कोई नज़र आ नहीं रहा था कि जिससे इनको ये पता लगे कि जो ये गोदाम है वो किस तरफ है। अब ये धीरे धीरे अपने क्लीनर के साथ ट्रक को चला रहे थे, और क्लीनर ध्यान रख रहा था कि ये हो सकता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर किसी गोदाम का जो नंबर होगा वो होगा 15B, उसके बाद आगे कुछ वर्डिंग लिखी होगी, है ना। तो वो वर्डिंग तकरीबन सारी जगह पे कन्नड़ में लिखी थी, जो इनको समझ नहीं आ रही थी। अब एक जगह ऐसा ही लिखा हुआ था कि एग्जाम्पल के तौर पर 15B, आगे कुछ लिखा हुआ था जो इनको समझ में लगा नहीं, और इनको ये लगा कि शायद ही उसी गोदाम में आ गए हैं जहाँ पर इन्होंने माल को पहुंचाना है। ये थोड़े से थके हुए थे और ये क्लीनर को कहते हैं कि देख भाई, यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड तो नज़र आ नहीं रहा, तो एक काम कर, तू सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढने के लिए अंदर जा, अंदर बैठा होगा सिक्योरिटी गार्ड, और उसको सारा पूछ, तो फिर हम माल जो है वो ट्रक को अंदर करवाते हैं और ये अपना माल जो है अनलोड करवाए और चले यहाँ से थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद। अब क्लीनर इनके कहने के मुताबिक वहाँ से चल देता है, और जब वो अंदर की तरफ जाता है तो ये सोचते हैं कि इनको नींद काफ़ी आई हुई थी मांझी राम को, ये सोचते हैं कि बस थोड़ा सा सुस्ता ले। अब ये सो जाते हैं। जब ये सोए थे तो तब तकरीबन 1:30-2 बजे के आसपास का टाइम था। अब थोड़ी देर बाद इनकी जाग खुलती है। ये हड़बड़ाहट से उठते हैं कि भाई मुझे क्लीनर ने बुलाया नहीं, और जब ये टाइम देखते हैं तो टाइम बजे हुए थे 3:35। अब ये हैरान परेशान है कि जब मैं सोया था तो तकरीबन तब आसपास 2 बजे का टाइम था, 1.5 घंटा हो गया, ये क्लीनर है कहाँ पे। ये ट्रक से क्लीनर को आवाज़ मारते हैं, लेकिन कोई भी सुनता नहीं है। आसपास तो मानो जैसे मौत का सन्नाटा था, ना कोई आदमी नज़र आ रहा था, और अजीब से तरीके की एक मनहूसियत जो ये कहीं ना कहीं महसूस कर पा रहे थे। अब ये ट्रक से उतरते हैं, ट्रक को बंद करते हैं और अंदर की तरफ जाते हैं। जब हम गोदाम को कभी देखें तो उसके बिल्कुल साथ ही रूम होता है जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है। वो देखते हैं कि जो ये गोदाम है और जो इस गोदाम का ये सिक्योरिटी रूम वाला है, ये काफ़ी पुराना लग रहा है, जैसे यहाँ पर कोई बैठा ही ना हो, कभी किसी ने यूज़ ही ना किया हो। तो उनको लगता है कि शायद वो अंदर की तरफ गया होगा। अब वो इधर उधर देखने लग पड़ते हैं। अंधेरा काफ़ी होता है, और टॉर्च जो होती है वो क्लीनर के पास होती है। इनके पास सिर्फ टॉर्च के नाम पर एक छोटा सा मोबाइल था, जिसकी रोशनी इतनी थी नहीं कि वो सारी जगह ढूंढ सकें। अचानक से इनके दिमाग में आता है कि भाई मैं कॉल करता हूँ। जब ये क्लीनर को कॉल करते हैं तो रिंग तो जारी थी, लेकिन वो उठा नहीं रहा था। अब हल्की हल्की रिंग इनको सुनाई दे रही थी, जैसे कि क्लीनर का मोबाइल आसपास ही था। लेकिन ये सोचते हैं कि ये उल्लू का पट्टा उठा क्यों नहीं रहा। मैंने इसको कम से कम 3-4 कॉल्स कर लिए, एक तो 1-1.5 घंटा इसने लेट कर दिया, दूसरा ये उठा क्यों नहीं रहा। फिर अचानक से इनके दिमाग में आता है यार कोई हादसा तो नहीं हो गया, कोई चोर लुटेरे तो नहीं है।
अब ये डर जाते हैं और अब इनका जो मन है वो दो चित्ते में पड़ जाता है कि भाई अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं क्लीनर को ढूंढूं, बाहर माल है, क्या करूं? कहीं ऐसा ना हो कि बाहर से माल उठा के ले जाए, लेकिन मेरा भाई भी क्लीनर भी तो है, वो कहाँ उसको क्या होगा अगर कुछ हो गया तो। ये जल्दी से ट्रक की तरफ दौड़ के जाते हैं और अच्छी तरीके से चेक करते हैं कि बंद है ना, और उसके बाद ये जाते हैं दोबारा से अंदर, रिंग करते हैं और धीरे 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 ये पहुंच जाते हैं उस जगह पे जहाँ पर क्लीनर के फ़ोन की रिंग बज रही थी। वहाँ पर टॉर्च जो है वो बिल्कुल उल्टी पड़ी हुई थी, यानी कि अगर टॉर्च चल तो रही थी लेकिन उल्टी पड़ी हुई थी, यानी उसकी रोशनी बिल्कुल गायब थी। ये देखते हैं तो क्लीनर इनको बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ नजर आता है, जैसे कि वो काफ़ी गहरी नींद में सो रहा हो। ये इनको देख के डर जाते हैं क्लीनर को और उसको हिलाते हैं। जब उसके नाकों के आगे उंगली रखते हैं तो फिर उनको थोड़ी सी तसल्ली होती है कि सांस तो चल रही है, लेकिन उसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है। सांस चलने के बावजूद, दिल की धड़कन चलने के बावजूद उसकी आंखें खुली हुई है, जैसे कुछ ऐसा उसने देखा और बस देखता ही रह गया और बेहोश हो गया, आंखें तक नहीं बंद कर पाया। अब वो उसको हिलाए जा रहे हैं कि भाई क्या हुआ तुझे, उठ जा उठ जा, लेकिन वो तो उठ ही नहीं रहा था। अब शायद इनकी बारी थी, क्योंकि जब ये ऐसा कर रहे थे तो इनके कानों से बिल्कुल तेज सी हवा निकली, जैसे कोई बड़ी तेजी से इनके कानों के बिल्कुल पास से गया। अब इनको अपने आसपास किसी के तेज तेज सांस लेने की आवाज साफ तरीके से सुनाई दे रही थी, और इनको समझने में देर नहीं लगी कि इन दोनों के अलावा भी इस जगह पे कोई है, और जो भी वो है वो कोई इंसान तो नहीं। अगर इंसान होता तो वो बिल्कुल नजर आता, कोई ऐसी चीज, कुछ ऐसा प्रेत, कोई ऐसा भूत या कोई ऐसा पिशाच है जो हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो हमसे खेल रहा है। अब ये इसको उठा रहे हैं लेकिन वो उठ ही नहीं रहा, ना ही वो इनसे पकड़ कर आगे खींचा जा रहा है। कुछ देर तक ये कोशिश करते हैं। अब ये सोचते हैं कि बाहर से मैं मदद लूं, लेकिन ये सोच रहे थे, लेकिन ये बाहर जाने की सोच रहे थे, लेकिन जो वो वहाँ पर कोई और भी था, वो चाहता नहीं था कि ये बाहर जाए। अब जैसे ही ये बाहर जाने की करते हैं तो इनको कुछ परछाइयाँ नजर आती हैं। आपने देखा होगा कि गोदामों के जो बने होते हैं, सीलो टाइप बने होते हैं, वो काफ़ी ऊंचे होते हैं, उनकी छतें काफ़ी ऊंची होती हैं, ट्रायंगुलर टाइप होती है, और जो उस परछाई का सर था वो उस छत से टकरा रहा था। इतनी बड़ी परछाई थी, लाल रंग की उसकी आंखें थी, और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो वो परछाई इनको पूरे के पूरे आगोश में ले लेती है। अब उसके बाद क्या हुआ इनको कुछ नहीं पता, क्योंकि जब इनको उठाया जाता है तो ये अचानक से उठते हैं और ये पाते हैं कि जो इनका क्लीनर है वो भी उनके साथ बैठा हुआ और काफ़ी बुरी तरीके से कंप आ रहा है, और इनके आसपास लोगों की भीड़ लगी हुई है। ये हल्का सा बाहर देखते हैं तो बाहर दिन चढ़ चुका था। अब इनको कम से कम इस चीज़ का विश्वास हो गया था कि मैं अभी जिंदा हूँ। अब लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, हमने तो ये ट्रक देखा, पहले देखा पता नहीं लावारिस ट्रक है, और फिर हमने पुलिस को कंप्लेंट की, पुलिस भी आई थी, खड़ी हुई थी। अब जब ये सब कुछ होता है तो फिर बताया जाता है कि ये ऐसे ऐसे यहाँ पर आए थे और ये इस पता था इस गोदाम का। जब उसकी पर्ची देखते हैं तो जो गोदाम था वो तकरीबन 3 किलोमीटर आगे था, और फिर इनको बताया जाता है कि जो ये गोदाम है आज से कई साल पहले बंद हो चुका है। यहाँ पर आज से कई साल पहले खून की होली खेली गई थी। कुछ लोग यहाँ पर डाका डालने आए थे, लेकिन उनको जो जवाब मिला था उन्हीं की जुबान में मिला था, और वो सब के सब मारे गए थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर वारदातें बढ़ने लग पड़ी, नॉर्मल नहीं पैरानॉर्मल, और धीरे धीरे ये गोदाम अबेंडन हो गया। यहाँ पर तो रात को दूर की बात, दिन के समय में कोई नहीं आता, और तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम बच गए। अगर रात के हो सकता है 10 बजे 11 बजे अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो शायद तुम बच ना पाते। ऐसे ही 1-2 बार कोई भटकता भटकता यहाँ पर आया था और सुबह उसकी लाश मिली थी। आई होप यह किस्सा भी आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी कहानी, कौन सा किस्सा आपको ज़्यादा पसंद आया। अब जल्दी से हम चलते हैं अपने सेगमेंट की ओर, जो है क्रिटिकल कमेंट्स, फीडबैक और कोई ऐसा मैसेज जो मुझे लगता है कि जिसको एड्रेस करना चाहिए। आज का जो पहला फीडबैक है वो है RJKE फंडे।
इनका जो यूट्यूब का हैंडल है और ये कहते हैं कि एक सजेशन है, कहानी 30 मिनट के अंदर रखो। अब भाई मैंने काफ़ी समय पहले एक वोटिंग की थी, वोटिंग मैंने कंडक्ट की थी जिसमें मैंने ये किया था कि जो कहानी है वो कितनी लंबी होनी चाहिए। तो उसमें था कि 15 मिनट से कम, 15 से 25 मिनट और 25 से 35 मिनट या 35 मिनट से ज़्यादा। तो जो मेजोरिटी थी, आई थिंक 70% से ज़्यादा उसकी जो वोटिंग थी वो गई थी 35 प्लस मिनट्स की। रात को एक कहानी ये अपलोड करने का एक मकसद ये होता है कि जो लोग हैं इसको एक तो शायद खाना खाते सुनते हैं या फिर सोने से पहले सुनते हैं या फिर सुनते सुनते सो जाते हैं। तो 10-15 मिनट की, 22-25 मिनट की कहानी जो है वो मुझे लगता नहीं है कि सफिशेंट है। तो हालांकि मेरे लिए तो भाई इजी है, मुझे एक स्टोरी, दो स्टोरी, अगर दो स्टोरी की दो अलग वीडियो बनाना पड़े तो मेरा तो कंटेंट बढ़ेगा, लेकिन अब जो रिक्वायरमेंट है वो भी देखना पड़ता है। और ये आई थिंक आपका पहला कमेंट है जिन्होंने टाइम को लेकर कुछ ऐसा किया है कि भाई टाइम कम रखो। बट फिर भी जो सुन रहे हैं वो थोड़ा सा मुझे फीडबैक दें कि स्टोरी जो है वो 30 मिनट के अंदर रखनी चाहिए या फिर 35-40 मिनट की रखनी चाहिए। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। और थैंक यू, आपने जो अपना एक फीडबैक दिया। दूसरा कमेंट जो है वो है करम संधू जी का। करम संधू जी भी अभी आई थिंक नए नए जुड़े हैं, क्योंकि थोड़ी देर से इनके मैसेजेस आने शुरू हुए हैं। तो भाई एक तो वेलकम है आपका बहुत बहुत। और आपका जो फीडबैक है वो है कि बहुत इरिटेशन हो रही है अभी तुम्हारी स्टोरी देखकर। भाई तुम 5-5 सेकंड चुप, चुप नहीं होता भाई, चुप होता है, CHUP रहता हो। चलो टाइपो एरर हो सकता है। भाई जल्दी स्टोरी बताओ, इतना टाइम नहीं है। देखिए भाई, जो स्टोरी सुनते हैं वो तो टाइम निकाल के सुनते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी को जाने की जल्दी होगी और वो मेरी स्टोरी सुनेगा पहले। तो स्टोरी सुनने के लिए तो टाइम निकालना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई मूवी देखने जा रहे हैं और टाइम बिल्कुल नहीं है, बस मूवी देखनी है। बट काम तो एक ही होगा, या तो कोई काम कर लिया जाएगा जिसके लिए टाइम नहीं है, तो यहाँ फिर टाइम निकाल कर स्टोरी सुनी जाएगी। आई होप मेरी आप बात को समझ रहे होंगे। और 5-5 सेकंड ये चुप क्या, चुप, सॉरी यार, चुप 5-5 सेकंड जो चुप रहने वाला सीन है ना भाई, मैंने आपको आई थिंक इसका ना आंसर दिया था कि हर एक पर्सन का ना नरेशन का स्टाइल होता है। और मैंने दीप भाई जो रियल वन वाले हैं उनके उनकी जब उन्होंने कहा था ना कि भाई जब आप स्टोरी सुना रहे थे ना, मेरे इमेजिनेशन पूरी चरम पर थी, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बिल्कुल सामने कहानी चल रही है। तो मेरे कुछ जो व्यूअर्स हैं उनका भी ऐसा ही फीडबैक होता है। तो अब एक फ्लो में जो कहानी सुनाते हैं ना, उसमें इमेजिनेशन काफ़ी कम बनती है। और मेरी नज़र में नरेशन तब सफल होती है जब कोई पर्सन कहानी सुना रहा हो और सुनने वाला उसको पूरा फील कर रहा हो। ना ही सिर्फ सुनने वाला उसको फील कर रहा हो, बल्कि जो सुना रहा हो वो भी बिल्कुल फील कर रहा हो। जब ये मैं किस्से को, कहानियों को सुनाता हूँ तो वो सेम फील मेरे मन में बन रहा होता है। और शायद इसी की वजह से मेरे नरेशन को लोग प्रेफर करते हैं कि जब मैं उस चीज़ को इमेजिन कर रहा होता हूँ, उसके एनवायरनमेंट को नरेशन कर रहा होता हूँ, और सुनाते सुनाते कहीं ना कहीं वो जो सीन मेरे दिमाग में चल रहा होता है, मेरी आंखों के आगे होता है, वही मैं बयां करना शुरू कर देता हूँ। अब इस चीज़ में थोड़ा सा हल्का फुल्का तो लैप आता ही है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। और इस बात में मैं कह नहीं सकता भाई कि क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। ये तो स्टाइल है नरेशन का, इसकी वजह से लोग पसंद भी करते हैं। कुछ भाई लोग नापसंद भी करते होंगे, जैसे आपको पसंद नहीं आया। अब हो सकता है कि आगे चलकर ये नेचुरली ठीक होगा, इसको स्पेशली तौर पर ठीक नहीं किया जा सकता, ये नेचुरली ठीक होगा अगर होगा तो। अगर ये कुछ गलत है तो, और ये भी आई थिंक मेरे जो व्यूअर्स हैं बताएंगे इसके बारे में कि भाई अगर ये मैंने चीज़ बीच में से काट दी तो शायद वो स्टोरी का मज़ा रहे ना। तो इसलिए प्लीज़ इसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताना। और आई होप आप जो दोनों भाई लोगों थे, आप दोनों के जो सवाल थे, आप दोनों के फीडबैक थे, आपके को कंसर्न थे, ये आपके मैंने फुलफ़िल इनका जो आपकी रिक्वायरमेंट थी की होगी। और अगर कुछ इसमें करेक्शन करने वाला होगा तो मैं ज़रूर देखूँगा। जैसे कि मैंने कहा कि वोटिंग की थी, अब वोटिंग तो मैं नहीं करूँगा, बस आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा बता देना, थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाएगा कि क्या करना चाहिए, कि 30 मिनट से कम रखनी चाहिए या फिर ज़्यादा रखनी चाहिए। और ये पॉज़ वाला तो भाई इसमें क्या पूछना, लोग अमूमन पसंद ही करते हैं मेरे भाई,
यार अमूमन से याद आया, एक फ़नी कमेंट है वो भी सच ऐड कर लेते हैं। अपने एक भाई हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली उन्होंने भी करना शुरू किया। मैं उनका ना नाम, उनका स्क्रीनशॉट जो है वो मैं डाल दूँगा। और ये है भाई इनका यार यूट्यूब हैंडल है JNBHJB, पता नहीं नाम तो नहीं होगा, वैसे ही बनाया होगा। तो ये ना पिछले 2-3 वीडियो से मेंशन कर रहे थे अंबुमन अंबुमन। तो मैंने तो पहले रिस्पॉन्स नहीं किया, फिर मैंने लिखा भाई ये कोई गाली गुली तो नहीं है, ऐसा ना हो कि आप गालियाँ निकाल रहे हो और मैं आपको लाइक कर रहा हूँ और हार्ट जो है वो कर रहा हूँ। तो मुझे वो कहावत, एक वो चुटकुला याद आ गया, जोक याद आ गया कि कोई पाकिस्तानी था और ये पाकिस्तानी जो होते हैं ना, ये ना वो अरबी को बड़ा प्रेफर करते हैं, और अरबी में कोई गाली भी निकालते तो उनको लगता है कि ये बस कुछ धार्मिक ही बात कर रहा है। तो ये कोई चुटकुला पता नहीं कितना सच्चा है कितना नहीं। तो ये कोई पाकिस्तानी था, ये सऊदी अरब में कहीं कोई पेशाब कर रहा होता सड़क पर, तो कोई अरबी आके वहाँ पर उसको अरबी में खूब गालियाँ निकालता है, खूब गालियाँ निकालता है। और ये भाई बोलते हैं वाह वाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वाह वाह शाबाश बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो दूसरा पाकिस्तानी साथ में खड़ा होता है, वो उसकी तरफ देख के हैरान होता है। जब वो गाली गुले निकाल के चला जाता है तो वो कहता है कि भाई तू मुझे बता, तू उसे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह क्यों कह रहा था? वो कहता है भाई वो अरबी में बात कर रहा था, कोई कुरान की आयतें बोल रहा होगा। वो कहता है उल्लू के पट्टे, वो तुझे माँ बहन की गालियाँ निकाल के जा रहा है कि हमारी यहाँ की जगह गद्दी कर रहा है। तो मुझे भी लगा कि मैं भी कोई ऐसा बेवकूफ़ ना बन जाऊं कि भाई ये कह रहे थे कि अंबुमन अंबुमन, मैं कहा यार ये क्या नई चीज़ है। तो फिर मैंने इनको लिखा कि भाई ये गाली तो नहीं है। तो ये कहते हैं कि नहीं सर, जो आई जस्ट वांट टू गेट योर अटेंशन, थैंक्स फॉर रिस्पॉन्डिंग। और क्या लिखा है भाई ना कि हाँ बिग फैन ऑफ यू सर, लव यू, थैंक यू सो मच भाई, गॉड ब्लेस, जय बजरंग बली। और उसके बाद जय बजरंग बली भाई। उसके बाद फिर उन्होंने लिखा है और ये गाली नहीं है सर, आप एक रेगुलर यूज़ करते हैं वर्ड अमूमन, तो जैसे मैं अमूमन वर्ड यूज़ करता हूँ, तो यूज़ द वर्ड मोस्टली आई मार्क मनी टाइम्स। तो आप अमूमन लिख रहे थे अमूमन, तो मैं सोचूं यार ये अमूमन क्या है। तो अमूमन एक वर्ड है वो मुझे वैसे बोलने में अच्छा लगता है और इसलिए ज़्यादा यूज़ करता हूँ, लेकिन अमूमन नहीं करता मेरे भाई। और सच में मुझे लगा था कि अमूमन कोई गाली गोली तो नहीं है। तो थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो कि आपका जो ये टाइपो एरर था और उसकी वजह से आप अमूमन लिख रहे थे अमूमन की जगह। सो अब करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में नए एपिसोड्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।